हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत? नहीं तो चलिए हम बताते हैं। आपने मूवीज तो बहुत देखी होगी जिसके अंदर जो व्यक्ति होता है वो जब किसी नकली बिजनेसमैन बनकर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने जाता है तो वह अपने आप को इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में संकलिप्त एक बिजनेसमैन बताता है। इसलिए बहुत सारे जो व्यक्ति के दिमाग में यह सवाल होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस होता क्या है, एक्चुअली है क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। कोई एंटरप्रेन्योर इस बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है, कोई व्यक्ति इस बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। इंपोर्ट का मतलब होता है कि बाहरी देश से अपने देश में माल मंगवाने को, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि बाहरी देश की तरफ भेजे जाने वाले माल को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस का सिंपली मीनिंग आप ये समझ सकते हो कि इसमें बाहर देश से माल खरीदकर अपने देश में बेचा जा सकता है और अपने देश में जो उत्पादित या मैन्युफैक्चर जो रॉ मटेरियल्स होता है उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। कोई कंपनी या एंटरप्रेन्योर द्वारा की जाने वाली उपयुक्त प्रक्रिया ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कहलाती है। अब देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने की क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या प्रोसीजर्स है, उनके बारे में देखते हैं। इंडिया के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना इतना ज़्यादा सरल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो यह बिजनेस करने के लिए एंटरप्रेन्योर को अलग अलग प्रक्रियाओं के आजमाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स है उनको आजमाना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसे एंटरप्रेन्योर अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले फॉलो करना पड़ता है। बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। देखो, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से आशय है कि रजिस्ट्रेशन से यानी जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने बिजनेस को विभिन्न कैटेगरीज के अंदर, जैसे कि प्रोप्राइटरी कंसर्न के थ्रू, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यह रजिस्ट्रेशन जो है वो एंटरप्रेन्योर अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकता है, क्योंकि हर एक पैटर्न की अलग अलग विशेषता है। अब सवाल यह उठता है, ये क्वेश्चन ये है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाए कैसे, और इसके लिए एंटरप्रेन्योर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज के ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकता है। यदि रजिस्ट्रेशन से पूर्व उसे किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वह अपने नजदीकी जिला उद्योग केंद्र में भी संपर्क कर अपनी गाइडलाइंस को प्राप्त कर सकता है। अब आता है बात परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड का। देखो, पैन कार्ड आपको जब जरूरत पड़ेगी तब जब आप किसी भी टैक्सेशन से रिलेटेड कार्य को करोगे या कोई भी चीज के लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। देखो, बैंक अकाउंट खुलवाने का मतलब है कि आपको यदि बाहर से मतलब जो विदेश से कोई पेमेंट लेनी है तो आप अपने डायरेक्ट बैंक खाते में डलवा सकते हो। इसलिए आपको एक बैंक खाता रखना पड़ेगा किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब आपको क्या करना है कि एक आईईसी के लिए अप्लाई करना होगा। इसका मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। जैसे कि उपयुक्त हम बता चुके हैं कि इंडिया में किसी भी प्रकार का बिजनेस करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होती है। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा कर चुका है, इसलिए अब अगला स्टेप है कि आईईसी की अप्लाई करना, मतलब आईईसी के लिए अप्लाई करना। ये 10 डिजिट का एक कोड होता है जो डीजीएफटी द्वारा जारी किया जाता है। आप ऑनलाइन भी इसे अप्लाई करोगे तो आपको ये 10 डिजिट का कोड मिल जाएगा dgft.government.in की वेबसाइट पे। रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट यानी आरसीएमसी, एक इस तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट या अन्य लाभ या रियायत का लाभ उठाने के लिए, साथ ही सेवाएं या मार्गदर्शन का लाभ उठाने के लिए आरसीएमसी को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना, टैक्स रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मत भूलना। देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अब अगला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में वस्तुओं का उत्पाद और उसको बेचने के लिए वेट की आवश्यकता होती है। इसलिए आईईसी कोड अप्लाई करने के बाद जो एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि वह अपने राज्य से संबंधित विभाग में वेट रजिस्ट्रेशन कराए। उसके बाद एक कस्टम क्लियरेंस एजेंट हायर करें। माने एक कस्टम एजेंट से आशय ये है कि उस व्यक्ति या कंपनी से लगाया जाता है जो विभिन्न देशों के बीच
भेजे या रिसीव किए जाने वाले कंसाइनमेंट्स को प्रतिबंध करते हैं। जैसे एजेंट या कंपनी यह सब करने के लिए इंटरनेशनल कस्टम्स अथॉरिटी से प्रमाणित होती है। इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि वह अपने बिजनेस के लिए कस्टम्स क्लियरेंस एजेंट को नियुक्त करे, जो एंटरप्रेन्योर को उसका माल जो है वो बाहर या अंदर भेजने में हेतु कस्टम क्लियरेंस में उसकी मदद करेगा। और एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि वह बंदरगाह यानी जो सी पोर्ट्स होते हैं ना वहाँ पे या एयरपोर्ट्स पर आने वाली प्रत्येक खर्चों का गहराई से विश्लेषण करे। इसमें प्रमुख रूप से देखो हैंडलिंग चार्ज, कस्टम्स ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। अब बात आती है आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्रीट फॉरवर्डर का यूज करें। एक फ्रीट फॉरवर्डर कोई एजेंट या कंपनी हो सकती है जो माल को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे व्यक्ति या कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में बोलें तो फ्रीट फॉरवर्डर को जहाज या रेलगाड़ी पर लदे हुए माल को आगे बढ़ाने वाला भी कह सकते हैं। इसका कार्य जो है वो किसी कंपनी या व्यक्ति के उत्पादित माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और उसका संपूर्ण विवरण रखना होता है। उसके बाद आता है आपको एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट पे सेल करना चाहते हो, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है, मतलब सारे प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट्स को छोड़ के जो प्रोहिबिटेड लिस्ट के अंदर आते हैं, रेस्ट्रिक्शन लिस्ट के अंदर आते हैं, उन्हें आप सेल नहीं कर सकते। उसके बाद आती है सिलेक्शन ऑफ ए मार्केट। मार्केट को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। एन ओवरसीज मार्केट शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर द रिसर्चिंग कवरिंग थ्रू मार्केट्स, जो साइज होता है उसको, कंपटीशन को, क्वालिटी को, रिक्वायरमेंट को या पेमेंट टर्म्स को, इन सबको ध्यान में रख के आपको मार्केट सिलेक्ट करना पड़ेगा। फाइंडिंग बायर, आपको बायर को ढूंढना पड़ेगा कि मेरा माल जो है वो कौन लेगा। जैसे इसमें अपनी अभी बात की थी फॉरेन फ्रीट के बारे में, जो क्या करेगा, एक ऐसी कंपनी या कोई पर्सन होता है जो उस सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, ठीक है। उसके बाद आती है प्राइसिंग और कॉस्टिंग की। देखो प्राइसिंग कॉस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी माल को बेचने के लिए आपको उसकी प्राइसिंग फिक्स करनी पड़ेगी। अपने कस्टमर को अट्रैक्ट या अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट्स का मूल्य निर्धारण करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्राइसिंग कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी। नेगोशिएशन करना पड़ेगा बायर्स के साथ। इसका मतलब है नेगोशिएशन का कि उत्पाद के भीतर खरीदार की रुचि, भविष्य की संभावनाएं या फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स है उसके बारे में, या व्यवसाय में निरंतरता का निर्धारण करने के बाद उचित जो मूल्य में छूट देने की मांग पर भी विचार किया जा सकता है। अब ईसीजी से द्वारा हमें जो भी रिस्क होते हैं ना उनको कवर करना। देखो ईसीजी से रिस्क किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट में खरीदार या देश के दिवालिया होने के लिए भुगतान जोखिम शामिल है। इन जोखिमों को अक्सर जो है वो क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक उचित नीति द्वारा कवर किया जाता है, जहां ग्राहक जो होता है वो अग्री मतलब फ्यूचर पेमेंट्स या किसी बिना क्रेडिट या लेटर खोले बिना ऑर्डर दे रहा है। गैर भुगतान की जोखिम से बचने के लिए ईसीजी से भी विदेशी खरीदार या पर क्रेडिट सीमा प्राप्त करना उचित है। आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो एक एंटरप्रेन्योर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ध्यान में रखने चाहिए। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर आपको एक बैंक के खाते में पैसे एक देश से दूसरे देश में डलवाने के लिए स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है कि आप जो बंदे हैं जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं वो अपने बैंक शाखा से कंफर्म कर सकते हैं स्विफ्ट कोड। यदि एंटरप्रेन्योर को बाहर देश से इंपोर्ट करके कोई माल मंगवाना है तो एंटरप्रेन्योर जो है वो अलीबाबा वेबसाइट, इंडिया मार्ट, इन सब तरीके की जो वेबसाइट होती है उनका उपयोग कर सकता है। एंटरप्रेन्योर को किसी भी सप्लायर को ऑर्डर देने से पहले अपने कंपनी के नाम के साथ परचेज ऑर्डर जरूर इशू करना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के करने के लिए एंटरप्रेन्योर को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो परचेज ऑर्डर और इनवॉइस दोनों में लिखित अमाउंट एक ही हो, क्योंकि बहुत बार छोटी छोटी गलतियां से क्या होता है कस्टमर क्लियरेंस में अड़चने पैदा कर सकती है। शिपिंग के लिए किसी थर्ड पार्टी को हायर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस काम को करने में उनकी जो दक्षता और कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या देख सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर। देखो क्योंकि हम यह तो बता चुके हैं कि एंटरप्रेन्योर को अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को उठाना पड़ सकता है, तो लेकिन आगे हम जानेंगे कि इस बिजनेस में आने वाली कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में।
देखो, सबसे पहले लॉजिस्टिक्स, मतलब परिवहन व्यवधान में, जैसे नेचुरल डिजास्टर क्रियाओं, जैसे मौसम का खराब होना, बारिश का आना या वाहनों का खराब हो जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अपने माल को पहुंचाने में या मिलने में देरी हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में यदि किसी कारणवश, जैसे टाइपिंग की गलती के कारण कोई छोटी मोटी गलती हो सकती है, तो कस्टमर क्लीयरेंस में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। कुछ खराब होने वाली वस्तुओं का समय पर न पहुंचने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोई मोल नहीं रह पाता। और आर्थिक राजनीतिक कारणों के कारण जो सरकार की नीतियां वो है हमेशा बदलती रहती है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट पर भी असर देखने को मिलता है। हालांकि एंटरप्रेन्योर को इस बदलाव का फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। मनी की जो वैल्यू होती है, मतलब करेंसी की चेंजमेंट हर दिन बदलती रहती है, इसलिए जो है बंदे को इस प्रकार से अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए जो फाइनेंशियल प्लान आज किया हुआ है ना, वो हो सकता है कि कल को फेल हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो।